तीन तरफ से फारस की खाड़ी से घिरा देश कतर, जो कि मध्य एशिया की कूटनीति में अहम रोल अदा करता रहा है। कभी पश्चिमी देशों के साथ संबंध को लेके, तो कभी इजराइल हमास के बीच मध्यस्थता को लेके हमेशा ये चर्चा में बना रहता है। कतर की अगर बात करें तो भारत के साथ भी इसके संबंध काफी अच्छे रहे हैं। काफी पहले से इन दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे इन दोनों देशों के बीच के संबंधों पर खतरे की लकीर मंडराने लगती है। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफर। देखते हैं पटल पर कि क्या है आज का शीर्षक। तो आज का शीर्षक है कि कतर ने सुनाई 8 भारतीयों को फांसी की सजा। एक ऐसी घटना है जिससे दोनों देशों के बीच के संबंधों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह खबर क्या है। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। कतर कोर्ट sentences 8 Indian Navy veterans to death, a timeline of the case। भारत के 8 लोगों को कतर ने मौत की सजा सुनाई, वहां के स्थानीय अदालत द्वारा यह सजा सुनाई गई। तो इस खबर को हम कवर करेंगे किन बिंदुओं के अंतर्गत। सबसे पहले हमने देखा खबर क्या है, फिर देखेंगे यह चर्चा में क्यों है, घटनाक्रम की पृष्ठभूमि क्या है उस पर एक नजर डालेंगे, भारत और कतर के संबंध अब तक कैसे रहे हैं उस पर भी एक दृष्टि डालेंगे, और साथ ही इसके समाधान के लिए अब भारत जिस रास्ते को चुनेगा, अर्थात किसी ट्रिब्यूनल, किसी न्यायालय के पास जाएगा, तो देखेंगे स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के बारे में ये क्या है। और अंत में हमारी परिपाटी होती है अभ्यास प्रश्न की तरफ, हम चलेंगे आखिरी में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले हम देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अरब देश कतर द्वारा जिन 8 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई गई, वो भी फांसी की सजा सुनाई गई, ये भारत के लिए काफी अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित इसलिए कि दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है। अगर कोई दोस्त आपका है वो ऐसी घटना करे जिससे उसके प्रति जो आपको उम्मीद ना हो, तो चिंता की लकीरें स्वाभाविक है। ऐसे में यह सजा उसको सुनाई गई है जब 8 व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई है, वो भी भारत के पूर्व नौसेना के अधिकारी थे। तो भारत, चूंकि ये पिछले 8 माह से मुकदमा जारी था, इस लिहाज से भारत को उम्मीद थी कि कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा। यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इन लोगों को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अगर इस आरोप को भारत का कहना यह है कि इस आरोप को सार्वजनिक किया जाए कि वो आरोप कौन से हैं जिसके आधार पर इतनी बड़ी सजा मुकर्रर की गई है, तो इस आरोप को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो इसमें कैप्टन रैंक के आप देख सकते हैं, जो कि पूर्व में नौसेना में कैप्टन रैंक पर थे, नवतेज सिंह गिल, वीरेंद्र कुमार वर्मा और सौरभ वशिष्ठ साथी कमांडर रैंक पे थे। अमित नागपाल, पूर्णेंदु तिवारी, सुगुनाकर पकाला, संजीव गुप्ता और साथ ही एक नाविक रागेश हैं। इन लोगों को ये सभी पूर्व भारतीय नौसेना के पदाधिकारी हैं जिनको ये सजा सुनाई गई। ऐसे में चर्चा होना स्वाभाविक है। तो ये हमारी चर्चा का विषय था। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम कतर को समझते हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, जिससे कि संदर्भ को और बेहतर ढंग से हम समझ सकें। यह परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अगर कोई विषय चर्चा में होता है तो उसकी भौगोलिक स्थिति जरूर आपको देखनी चाहिए, उसके आसपास की जुड़ी घटनाओं से जोड़ के उसको जरूर पढ़ना चाहिए। कतर की अगर बात करें तो ये अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। आप देख सकते हैं ये फारस की खाड़ी के पास यहाँ स्थित है, और फारस की खाड़ी से ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं अगर इसके आबादी की बात करें तो ये एक तरह से पूर्ण रूप से नगरीकृत है। आबादी की बात करें तो लगभग 18 लाख यहाँ की आबादी है, जिसमें से यहाँ की अगर नागरिकता की बात करें तो सिर्फ 2.8 लाख ही यहाँ के नागरिक हैं। बाकी लोग बाहर से आके यहाँ पर बसे हुए हैं। ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे सिंगापुर में, बाहर के लोग ज्यादा हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीयों की संख्या अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। 7.8 लाख भारतीय यहाँ पर हैं, जो कि एक अच्छा खासा प्रतिशत है। यहाँ अच्छी खासी हिस्सेदारी है यहाँ की जनसंख्या में। एक छोटा सा देश है लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कई लिहाज से है, उसको भी देखेंगे। घटनाक्रम की पृष्ठभूमि को एक बार हम देखें कि क्या वो घटना रही, कैसे कैसे ये क्रम बढ़ा। हम बात करें अल देहरा ग्लोबल कंपनी की। ये एक ग्लोबल कंपनी है जिसमें ये 8 लोग काम करते थे। इन लोगों, अगर इस कंपनी की बात करें तो इसका स्वामित्व जो है, इसके जो मालिक थे ओमानी नागरिक थे। रॉयल ओमानी वायुसेना के ये भी एक सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर थे। उन्होंने ही इस कंपनी को शुरू किया और बेसिकली इसका काम इन्होंने बताया कि यह इतालवी तकनीकी पर, अर्थात इटली की एक टेक्निक है उसके आधार पर यह पनडुब्बियों का निर्माण करती है। साथ ही इनका यह दावा था अपनी वेबसाइट पर कि कतर की सेना को प्रशिक्षण देने का काम भी यह करती है और रक्षा क्षेत्र में काफी अग्रणी कंपनी है।
हुआ ये कि इससे जुड़े ये 8 लोग हैं, इनके अलावा 2 लोगों को और 2022 से ये मामला शुरू हुआ। 30 अगस्त को 2 अन्य लोगों के साथ इन 8 लोगों को अघोषित आरोप में, अर्थात उन आरोपों की घोषणा नहीं की गई कि किस आरोप में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्कि इनको एकांत कारावास दिया गया। एकांत कारावास अर्थात आम लोगों के साथ न रहकर अकेले में कारावास की सजा दिया जाना, जो कि गंभीर कारावास की श्रेणी में आता है। 1 अक्टूबर को क्या हुआ कि दोहा में भारत के राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने 8 नौसैनिकों से मुलाकात भी की। 1 मार्च को दायर की गई इनकी जमानत जो याचिकाएं थी, उसमें कई जमानत याचिकाएं थी, उसमें जो आखिरी थी वो खारिज कर दी जाती है। इस प्रकार हतोत्साहित होते हैं ये लोग और 25 मार्च 2023 को आप देखेंगे इन 8 लोगों के खिलाफ आरोप दायर कर लिए गए। फिर 29 मार्च को हम देखेंगे कि कतर के कानून के तहत ही इन पर मुकदमा शुरू हुआ, उस पर सुनवाई शुरू हुई। 30 मई को अल दहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया, अर्थात दोहा में जो ये कंपनी चल रही थी अब ये बंद हो जाती है अचानक। इसकी वेबसाइट भी बंद हो जाती है, उस पर कमिंग सून लिख के आने लगता है। 4 अगस्त को क्या होता है कि गिरफ्तार लोगों को कुछ राहत मिलती दिखाई देती है जब बातचीत का थोड़ा सिलसिला जारी होता है। भारत सरकार को भी ये लगता है कि हाँ, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। कुछ राहत उन्हें तब लगती है जब इनको एकांत कारावास से निकाल के और स्थानांतरित कर दिया जाता है उनके सहयोगियों के साथ जेल वार्ड में, जो सामान्य जेल होती है। तो ऐसा लगता है कि बातचीत का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, सही दिशा में बातचीत जा रही है। लेकिन अचानक 26 अक्टूबर की ये घटना की अदालत ने सभी 8 लोगों को दंड दिया और वो भी फांसी की सजा सुना दी। ये भारत के लिहाज से काफी अप्रत्याशित था। अब ऐसे में आप देखेंगे पूर्णेंदु तिवारी की अगर बात करें तो 2019 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिहाज से ये लोग महत्वपूर्ण हैं। ऐसा सम्मान उसी को दिया जाता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इसी प्रकार की कुछ घटना भारत को लेकर, जिसमें भारत के साथ एक देश इटली के साथ विवाद था, वो क्या था? अरब सागर में फरवरी 2012 में एनरिका लेक्सी मामला हुआ था, जिसमें सेंट एंटनी शिप था, उससे इटली के 2 लोगों ने भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये मामला गया फिर न्यायाधिकरण के पास और न्यायाधिकरण ने, हालांकि भारत के विपरीत निर्णय आया लेकिन भारत ने उस निर्णय को स्वीकार किया। तो ये एक नजीर बना कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना घटित होगी तो उसको इस प्रकार से, अगर आपसी बातचीत से वो हल नहीं हो पाया तो इस न्यायाधिकरण के निर्णय के माध्यम से उसको सुलझाया जा सकेगा। तो अब इस पर हम फिर से आएंगे, लेकिन एक नजर हम आगे देखते हैं कि भारत और कतर के अब तक संबंध कैसे थे, क्योंकि दुख तभी होता है जब संबंध बेहतर हो। अगर पहले से संबंध खराब रहते तो हम इसकी अपेक्षा कर रहे होते। राजनयिक संबंधों की अगर बात करें तो 1973 से ही भारत और कतर के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हैं। लगभग 50 वर्षों का यह संबंध है। साथ ही देखें कि कतर के अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी ने अप्रैल 1999 में, 2005 में, 2012 में भारत की राजनयिक यात्रा भी की। 2008 में भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी वहां पर जाते हैं। आप देखेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश करने पर सहमति बनती है। 2016 में आप देखेंगे कतर ने भारत को गैस की बिक्री मूल्य में भी प्रति यूनिट काफी रियायत दी थी। ये सारे सकारात्मक संकेत हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, ऐतिहासिक संबंध को अगर देखें तो भारत और कतर दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। 8वें भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कतर यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही थी, काफी इसको सकारात्मक लिया गया था। 2016 में प्रधानमंत्री जब मोदी जी ने वहां की 2 दिवसीय यात्रा की, यह भी काफी अच्छी यात्रा रही, महत्वपूर्ण रही। आर्थिक संबंधों को अगर देखें तो द्विपक्षीय व्यापार ही बयां करता है, उसकी राशि ही बयां करती है कि हमारे आर्थिक संबंध बेहतर हैं। अगर दोनों द्विपक्षीय व्यापार की राशि को देखें तो 15 बिलियन है, जो कि कतर द्वारा भारत को, इसमें मुख्य रूप से एलएनजी और एलपीजी निर्यात इसमें शामिल है। बड़ी मात्रा में एलएनजी और एलपीजी निर्यात किया जाता है भारत को। रक्षा सहयोग भी इन दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत और कतर रक्षा सहयोग समझौता काफी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। साथ ही इन दोनों के बीच नौसैनिक अभ्यास भी होता है भारत और कतर की नौसेनाओं के बीच, जिसको ज़ैर अल बहर के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुक्षेत्रीय सहयोग काफी पहले से चला आ रहा है। तो एक बेहतर संबंध को यह इंगित कर रहा है। लेकिन ऐसे में इस घटना से भारत दुखी है और आपसी बातचीत का जब सकारात्मक परिणाम नहीं निकला तो भारत किसी ट्रिब्यूनल के शरण में जाएगा, एक कानूनी रूप से मध्यस्थता की शरण में जाएगा, जो कि ट्रिब्यूनल का काम होता है। मध्यस्थता और ट्रिब्यूनल का फर्क यही होता है कि मध्यस्थता का मतलब है कि 2 देशों के बीच अगर विवाद हुआ तो किसी तीसरे देश को
हम बुला के उससे मध्यस्थता की हम अपील करें या उसकी मध्यस्थता को स्वीकार करें। लेकिन जब ये बात नहीं बन पाती है ऐसी स्थिति, तो एक ऐसी मध्यस्थता एक ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो कानूनी रूप से बाध्य हो, तो ये है। लेकिन अब एक नजर हम डालें कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय क्या है, जो कि जिसको हम देख सकते हैं द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इस पर एक नजर डालें, जहां अब जाने के बारे में भारत के पास एक विकल्प है। तो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। अगर इसकी स्थापना का वर्ष पूछा जाए, मुख्यालय की बात करें तो नीदरलैंड हेग में है, जिसको पीस पैलेस कहा जाता है। यहीं पर दो अन्य मुख्यालय भी हैं जो आप जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी इसी जगह पर है, इसी पीस पैलेस में है, इसी बिल्डिंग में है। साथ ही ये इसकी अगर प्रकृति को देखें तो अंतर सरकारी संगठन है, जो कि विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य जितने भी रूप हैं, उन रूपों को सुविधाजनक बनाने के लिए ये समर्पित है। ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और न ही ये कोई अदालत है, जैसा कि इसके नाम से लगता है कि मध्यस्थता न्यायालय। ये न्यायालय नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूनल है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान करने के लिए ये सबसे पुरानी संस्था है, क्योंकि 1899 में बनी, तब तक कोई संस्था इस तरह की नहीं आई थी, इसलिए विवादों के निपटारे के लिए सबसे पुरानी संस्था है। ध्यान रखेंगे, इस न्यायाधिकरण का गठन समुद्र के कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए किया गया था। अगर वर्तमान में देखें कि ये किन किन क्षेत्र के विवादों को निपटारा कर सकता है, विवादों का निपटारा कर सकता है, तो क्षेत्रीय और समुद्री सीमाओं, संप्रभुता का मामला हो, मानवाधिकार का हो, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार से जुड़ा मामला हो, इसमें किसी भी प्रकार के कानूनी मुद्दे से जुड़े विवाद हैं तो उसका निपटारा यह करेगा। संयुक्त राष्ट्र की अगर एजेंसी होती तो संयुक्त राष्ट्र के जितने सदस्य हैं वो इसके सदस्य होते, लेकिन उसकी एजेंसी नहीं है। ये 122 राज्यों की संयुक्त सदस्यता के साथ दो अलग अलग बहुपक्षीय सम्मेलनों के माध्यम से इसका गठन हुआ, अर्थात 122 राज्य जो स्वेच्छा से इसमें जुड़ना चाहते थे उसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन पीसीए एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का। ये 1993 से ही है और प्रत्येक सदस्य, इसका जो भी सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष की अवधि के लिए अपने यहां से 4 सदस्यों को इसमें भेज सकता है, बशर्ते कि उन 4 सदस्यों में योग्यता होनी चाहिए, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाता होने चाहिए, साथ ही उच्चतम नैतिक प्रतिष्ठा उनकी होनी चाहिए और मध्यस्थों के कर्तव्यों को स्वीकार करने के वो इच्छुक होने चाहिए। जो कर्तव्य इसमें मिलता है, सौंपा जाता है, उसके इच्छुक होने चाहिए, इंटरेस्टेड होने चाहिए। अगर वो ये सारी गुणवत्ता वो धारण करते हैं तो उस देश के द्वारा 4 सदस्य को, इन सदस्य देश जितने हैं 122, 4-4 सदस्य इसमें भेजा जा सकता है। 6 वर्ष की अवधि होगी उनके कार्यकाल की। अब देखें, 2 राज्यों के बीच मध्यस्थता तब होती है जब पीसीए के 2 सदस्य राज्य किसी विवाद को पीसीए ट्रिब्यूनल में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, ट्रिब्यूनल में 5 मध्यस्थ होंगे और इन 5 मध्यस्थों में मान लीजिए ए और बी के बीच में विवाद हो गया, तो 2 मध्यस्थों का चुनाव ए करेगा और 2 मध्यस्थों का चुनाव बी करेगा और ये दोनों मिलके, 2 और 2, ये चारों मिलके 5वें पीठासीन मध्यस्थ को चुन लेंगे और इस प्रकार एक ट्रिब्यूनल का गठन हो जाएगा। और इसी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो विधि सम्मत होगा और बाध्यकारी होगा, उसका पालन करना होगा। हालांकि कई राष्ट्र ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल के निर्णय को भी नहीं मानते हैं। तो ये था हालिया मामला। उम्मीद है कि भारत इस जो भी विवाद है उसका समाधान अवश्य कर लेगा और कतर को भी इस पुराने राजनयिक संबंधों की स्मृति को याद रखते हुए इस निर्णय को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। साथ ही अब आते हैं परिपाटी हमारी अभ्यास प्रश्न की। तो अब आपके सामने प्रश्न है कि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कहीं नहीं। उम्मीद करते हैं आपने संदर्भ को ठीक से समझा है, तो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।